Let us find work done by friction. Work done by friction. ये एक मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन का वर्क कभी भी पॉजिटिव नहीं होता. आपने ऐसे सिचुएशंस के बारे में पढ़ा पहले जिसमें मोशन को फ्रिक्शन ही कॉज कर रहा हो. जैसे हमने ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा था और लोअर ब्लॉक को जब हम पुल कर रहे थे तो अपर ब्लॉक ड्यू टू फ्रिक्शन ही मूव कर रहा था. तो ऐसे सारे केसेस जिसमें फ्रिक्शन मोशन को कॉज कर रहा हो या मोशन को हेल्प कर रहा हो, ऐसे केसेस में फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव होता है. तो यहां पर मैं दो अलग अलग सिचुएशंस में डिवाइड करता हूं सारे केसेस को. एक जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो सरफेसेस के बीच में, और दूसरा जिसमें काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो सरफेसेस के बीच में. सो सपोज there is a block on another block. Let's say this is A, this is B, and I am pulling this lower block. तो इस केस में A के ऊपर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और B के ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. एंड सपोज द फर्स्ट केस इज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अब स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी. नाउ इफ देयर इज नो स्लिपिंग दैट मींस बोथ द ब्लॉक्स विल हैव इक्वल डिस्प्लेसमेंट. सो सपोज पूरा का पूरा सिस्टम इधर को मूव कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट है S. नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक A? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक A, फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है, तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री. एंड cos 0 इज 1. सो दिस इज प्लस Fs. अब F का वैल्यू कुछ भी हो सकता है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो हम इसको म्यू mg या म्यू n नहीं लिख सकते. तो ये F है, एनी वैल्यू F. इसका रिएक्शन फोर्स ये है F, तो इसका भी मैग्नीट्यूड वही होगा जो इसका मैग्नीट्यूड होगा. सो नाउ आई विल राइट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक B. ये कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. सो दिस विल बी F इंटू S इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 180. सो दिस इज माइनस Fs. अगर मैं आपसे कहूं टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो W टोटल बाय फ्रिक्शन, तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. सो यहां से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम यहां से ड्रॉ करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर दो सरफेसेस के बीच में एक्ट कर रहा हो तो उनका नेट वर्क, टोटल वर्क, वो 0 होगा. इंडिविजुअली ब्लॉक्स के ऊपर जो वर्क होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, लेकिन जो टोटल वर्क होगा दैट विल बी 0. नाउ इफ यू हैव काइनेटिक फ्रिक्शन इंस्टेड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब है सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग हो रही है. अब हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है. सपोज मैं F फोर्स इस पर लगा रहा हूं और इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है और इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है. एंड लेट्स से दिस इज A, दिस इज B. इसका डिस्प्लेसमेंट S1 हो रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट S2 हो रहा है. तो आप जरा सा अभी सोचो कि दोनों में से कौन ज्यादा होगा, S1 और S2 में से कौन सा ज्यादा होगा. फिर मैं वापस इसके ऊपर आता हूं. मैं निकालना चाहता हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक A. अच्छा, इस बार क्योंकि स्लिपिंग हो रही है तो मैं इसको Fk लिख देता हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक A विल बी Fk मल्टीप्लाइड बाय S1 इंटू cos 0, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन
सेम है. सो दिस इज Fk into S1 into cos 0 degree. So this is Fk into S1. और work done by friction on block B, ये कितना हो जाएगा? Fk इस पे पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो Fk into S2 into cos 180 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी माइनस Fk इंटू S2. टोटल वर्क कितना होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन टोटल, सो दैट विल बी सम ऑफ दीज टू वर्क्स. तो कितना हो जाएगा? Fk इंटू S1 माइनस S2. अब मुझे आप बताओ, आपने जरूर सोचा होगा कि दोनों में से ज्यादा कौन होगा. तो ऑब्वियसली दोनों में से ज्यादा S2 होगा, क्योंकि जिसको मैं फोर्स लगा रहा हूं उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा होगा, वो ज्यादा तेज एक्सेलरेट कर रहा होगा. ये पॉसिबल नहीं है कि ऊपर वाला ब्लॉक ज्यादा तेज मूव करने लगे. सो इस केस में S2 ज्यादा है. सो इसका मतलब ये टर्म यहां पर नेगेटिव है. तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस Fk इंटू S रिलेटिव. तो ये नेटवर्क कैसा है? दिस नेटवर्क इज नेगेटिव. तो यहां से अगेन हमको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव. और इसीलिए हम आगे चल करके ये कहेंगे कि फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा एनर्जी का लॉस करवाता है. इट्स अ डिसिपेटिव फोर्स बिकॉज इट्स वर्क इज, ओवरऑल वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव. सो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन is negative, but work done by a static friction overall is 0. तो यहां पर अगर मैं F को नीचे वाले ब्लॉक की जगह पे ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाता, फिर भी वही सिचुएशन होता. फिर उस केस में 1 का मूवमेंट ज्यादा होता और 2 का मूवमेंट कम होता. फिर उस केस में 1 के ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड लगता और 2 के ऊपर फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगता. तो अगेन वहां पर भी फ्रिक्शन का ओवरऑल वर्क नेगेटिव ही आना था. तो आप इस सिचुएशन को अच्छी तरह से याद रखिएगा. फ्रिक्शन का वर्क इंडिविजुअली पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर ओवरऑल वर्क स्टैटिक फ्रिक्शन का 0 होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन का नेगेटिव होगा. और जैसे मैंने आपको एक सिचुएशन पहले भी बताया था, रोलिंग का सिचुएशन, प्योर रोलिंग अगर हो रहा हो तो फ्रिक्शन का वर्क 0 होगा, क्योंकि वो एक स्टैटिक फ्रिक्शन का केस होता है. सो द डिटेल यू विल स्टडी इन द चैप्टर ऑफ रोटेशन. लेकिन आप ये चीजों को दिमाग में रखना कि फ्रिक्शन का वर्क कब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कब 0 होता है, लाइक दैट. लेट अस फाइंड आउट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. सपोज ये एक सिंपल सिचुएशन हमको दिया हुआ है. एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है हमने, और इस ब्लॉक को मैं पुल कर रहा हूं कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा करके. ये इसका नेचुरल लेंथ है, जिसको मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू 0. दिस इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. अब अगर मैं इसको पुल करूं, अच्छा ये ब्लॉक का यहां पे होना कोई जरूरी नहीं है, मैं ब्लॉक को हटा भी सकता हूं, मैं डायरेक्ट स्प्रिंग के एंड को भी पुल कर सकता हूं. तो अगर मैं इसको पुल करूं तो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और एक स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा. लेट अस डिनोट इट बाय Fs. सपोज इस मोमेंट पर ऑलरेडी स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन x है, तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? kx. अगर मैं इसको थोड़ा डिस्टेंस dx और स्ट्रेच करता हूं, देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ए स्प्रिंग फोर्स? ws विल बी इक्वल टू Fs इंटू dx. और इसमें dx इधर को मैं स्ट्रेच कर रहा हूं और फोर्स ऐसे लग रहा है,
तो इसको लिखूंगा cos 180 डिग्री, एक दूसरे के ऑपोजिट है, और इसको इंटीग्रेट करना होगा। और सपोज मैं इसको x इक्वल टू x1 से स्ट्रेच करके x इक्वल टू x2 तक ले जा रहा हूं, फ्रॉम x1 टू x2, तो यहां लिमिट्स डाल दिया फ्रॉम x1 टू x2। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। cos 180 डिग्री इज -1, fs इज मैग्नीट्यूड इज kx dx x1 टू x2। x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर या x²/2। तो ये माइनस साइन हम हटा सकते हैं अगर हम लिमिट्स को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें। तो दिस गिव्स मी kx²/2 फ्रॉम x2 टू x1। लोअर लिमिट को मैं x2 बना दिया, अपर लिमिट को x1। सो दिस इज सिंपली हाफ k x1² minus half k x2²। So work done by spring force is this। आप इस फॉर्मूले को याद रखना। ये है इनिशियल पोजीशन x1 और ये है फाइनल पोजीशन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चल करके मैं इसको बोलूंगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है और ये फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज हाफ k x1² माइनस हाफ k x2²। ऑल्दो आप कहेंगे कि मैंने इस फॉर्मूले को स्ट्रेचिंग के लिए डिराइव किया है, क्या कंप्रेस करने में भी यही फॉर्मूला यूज होगा? आंसर है यही फॉर्मूला यूज होगा। मैं आपके लिए ये होमवर्क छोड़ रहा हूं कि आप इसको कंप्रेशन के लिए डिराइव करना है, कि बॉडी को हम कंप्रेस कर रहे हैं और वहां से और ज्यादा कंप्रेस कर दिया। आप इसको किसी भी जनरल केस के लिए डिराइव करके देख सकते हैं, ये हमेशा ही वैलिड होगा। यह भी पॉसिबल है कि बॉडी पहले ब्लॉक ऐसे जगह पे हो जहां पे स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो और फाइनल पोजीशन ऐसा हो जहां पर स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो। तो ऐसे सारे केसेस में यह फॉर्मूला वैलिड होगा। सो यू विल जस्ट क्रैम दिस फॉर्मूला, जिसको हम डायरेक्ट आगे हम यूज करेंगे। नाउ देयर इज अनदर फोर्स which is gravity, work done by gravity। एक बॉडी है सपोज, और मैं इसको किसी भी पाथ से लिफ्ट करके यहां लेकर के आता हूं, एनी पाथ, और लेट से ये ग्राउंड है, ये y1 है हाइट, और यहां से मैं इसको y2 पर लेकर के आ रहा हूं। नाउ इट्स वेट इज mg। तो मुझे इसको एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना होगा, तभी मैं इसको सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ ला सकता हूं। सो आई एम मूविंग दिस बॉडी ऑन एनी आर्बिट्ररी पाथ एंड आई वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो उस केस में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय displacement in the direction of force। displacement in the direction of force, ये लिख सकते हैं। अब यहां पर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए फोर्स के डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो दिस फोर्स इज mg, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, y2 माइनस y1 इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ y2 माइनस y1।
तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज माइनस mg y2 माइनस y1, या हम इसको लिख सकते हैं mg y1 माइनस mg y2. सो दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 कैन बी रिटन एज h. हमने इतना हाइट इसको लिफ्ट किया, y2 माइनस y1 इज द हाइट लिफ्टेड. तो उस केस में मैं इसको लिख देता, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh. नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh, अगर आप इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं. अदरवाइज जनरल फॉर्मूला ये आप लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज, later on I will call this gravitational potential energy. This is initial gravitational potential energy and this is final gravitational potential energy. So work done by gravity is initial potential energy minus final potential energy. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी मैं आपको स्प्रिंग के लिए बता रहा था कि work done by spring force is initial spring potential energy minus final spring potential energy. Let us take an example. Suppose एक बॉडी है जिसको मैं एक आर्बिट्ररी पाथ से ले जा रहा हूं A से B तक. सपोज ये इसी शेप का मेरे पास एक इंक्लाइन है और इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक मैंने रखा हुआ है, मास इसका m है और इस पर फोर्स मैं लगा रहा हूं पैरेलल टू द इंक्लाइन और पैरेलल टू द सरफेस एट ऑल पॉइंट्स. ये सरफेस रफ भी है, मींस यहां पर एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी है. आई वांट टू फाइंड आउट वर्क डन बाय द फोर्स F. ब्लॉक is slid slowly along the track and F is parallel to track. ये सिचुएशन है और मुझे वर्क डन बाई F निकालना है. सो सबसे पहले मैं F का वैल्यू निकाल लूं, कितना फोर्स मुझे लगाना होगा. तो लेट अस अज्यूम कि यहां पर इंक्लिनेशन थीटा है. लेट से ये एंगल थीटा है, इस पॉइंट पर इंक्लिनेशन थीटा है और इस मोमेंट पर मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, ds डिस्टेंस ले जा रहा हूं. सो एक तो इसका वेट इस पर एक्ट कर रहा है mg. इसके कंपोनेंट्स हैं mg cos थीटा और mg sin थीटा. एक इस पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग रहा है जो कि mg cos थीटा के इक्वल होगा, mg cos थीटा. और क्योंकि हम इसको ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो इस पे एक फ्रिक्शन भी लगेगा और क्योंकि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो इसको हम म्यू इंटू एन लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा. अब आप बता सकते हो कि F का वैल्यू कितना चाहिए होगा इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस दिस अलोंग द ट्रैक. तो मैं स्लोली इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं तो F विल बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा. ये फोर्स मुझे लगाना होगा स्लोली इसको ले जाने के लिए. सो वर्क डन बाई F. अब ये देखना, ये डिस्प्लेसमेंट ds है, एंगल थीटा है. मैं इसको x डायरेक्शन और इसको y डायरेक्शन ले सकता हूं. तो x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है ds cos थीटा और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ds sin थीटा. तो आई विल राइट f डॉट ds इंटीग्रेशन और ये अब मैं लिख सकता हूं
mg sin theta plus mu mg cos theta into ds into cos 0 डिग्री। क्यों ऐसा लिख रहा हूं? क्योंकि f और ds एक दूसरे के पैरेलल है, सो दैट्स वाई cos 0। अब मैं इसको लिख सकता हूं mg sin थीटा इंटू ds, ds sin थीटा प्लस म्यू mg ds इंटू cos थीटा। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये कंपोनेंट ds cos थीटा कंपोनेंट होगा और ये ds sin थीटा। सो लेट्स से दिस इज dx एंड दिस कंपोनेंट इज dy अपवर्ड डायरेक्शन में। सो अब मैं इसको लिख सकता हूं, ये ds sin थीटा इज dy एंड ds cos थीटा इज dx। तो मुझे वर्क निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन mg कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, इंटीग्रेशन dy, म्यू mg कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, इंटीग्रेशन dx। अब सपोज ये लेंथ l है और ये लेंथ h है, तो अगर मैं dy को इंटीग्रेट करूंगा दिस विल गिव मी h। मैं dy टर्म्स को ऐड करता जाऊं तो मुझे h मिलेगा, और अगर मैं dx टर्म्स को ऐड करता जाऊं तो मुझे l मिलेगा। सो दिस इज h, दिस इज l, सो दिस इज mgh plus mu mgl। Now this you can also use as a result, क्योंकि ये बहुत कॉमन है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसको यूज करते हैं इस रिजल्ट को, तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेट अस फाइंड वर्क डन बाय ए स्यूडो फोर्स। पहले तो ये सोचें कि स्यूडो फोर्स का वर्क होता है या नहीं होता है, तो इसका आंसर है होता है। स्यूडो फोर्स का वर्क होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही स्यूडो फोर्स एक्ट करता है। और स्यूडो फोर्स के वर्क के लिए भी आप एग्जैक्टली वही सारे रूल्स फॉलो करेंगे जो आप रियल फोर्सेस के वर्क के लिए फॉलो करते थे। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल विच इज बेस्ड ऑन वर्क डन बाय ए स्यूडो फोर्स। सपोज एक व्हीकल है और इसमें एक पेंडुलम हैंग कर रहा है। इनिशियली ये व्हीकल रेस्ट में है, तो ये पेंडुलम वर्टिकली हैंग कर रहा है, और सडनली ये व्हीकल एक्सेलरेट करने लगा विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। दिस a इज कांस्टेंट, और ये लगातार एक्सेलरेट ही कर रहा है। तो यू विल फाइंड कि ये पेंडुलम अब एक सर्कुलर पाथ के ऊपर एकदम से ऐसे घूम जाता है और एक सर्टेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक डिस्प्लेस होता है, और इसके बाद फिर वापस नीचे की तरफ लौटना शुरू करता है। वैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये फाइंड किया था कि ये कहां पे जाकर के रुकेगा, और हमने ये निकाला था कि इन इक्विलिब्रियम ये tan थीटा इक्वल टू a/g इस पोजीशन पे जाकर के रुकता है। सो ये फाइनली यहां पे रुकता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। जब ये धीरे धीरे ऑसिलेशन डाई आउट हो जाएगा तो ये यहां पे रुकेगा। पर यहां पे वी वांट टू फाइंड आउट कि फर्स्ट टाइम ये कितने एंगल पे जाकर के रुकेगा। दिस एंगल अल्फा इज हाउ मच वेयर द बॉब स्टॉप्स फॉर ए मोमेंट और फिर वहां से लौटना शुरू करे। तो इनिशियल पोजीशन ये है u इक्वल टू 0 और ये फाइनल पोजीशन है, और हम अल्फा निकालना चाहते हैं। नाउ जस्ट थिंक ओवर इट, कौन कौन से फोर्सेस हमारे बॉब के ऊपर एक्ट कर रहा है, और फिर हम इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो एक तो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है mg, इसका वेट, और एज यू कैन सी दिस फोर्स इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट फोर्स। एक फोर्स इसके ऊपर स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा एंड इट्स वैल्यू इज m इंटू ए, और क्योंकि a कांस्टेंट है तो ये वाला फोर्स भी क्या होगा, दिस विल बी कांस्टेंट फोर्स। नाउ
if the body swings through this angle alpha, और यहां पर एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आता है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मुझे फाइंड करना होगा, अच्छा एक थर्ड फोर्स भी एक्ट कर रहा है विच इज टेंशन। तो मुझे यह फाइंड करना होगा कि किस पोजीशन पर जाकर के इन तीनों का वर्क ऐड करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। सो लेट अस टेक दिस एज इनिशियल पोजीशन, दिस एज फाइनल पोजीशन, एंड we will apply work energy theorem. Work energy theorem. So it says work done by all forces is equal to change in kinetic energy. Now you can see from the figure, initial kinetic energy कितना है? ये जीरो है, because initial velocity क्या है? जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? ये भी जीरो है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है। तो इसलिए डेल्टा के कितना हो जाएगा? दिस विल बी जीरो। अब वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, ये किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाई टेंशन। अब मैंने आपको वर्क डन बाई mg निकालना बताया है। वर्क डन बाई mg कितना हो जाएगा? फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है mg, और ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से दिस इज h। तो ये h कितना हो जाएगा? दिस विल बी, अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम l है, ये l है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी l माइनस दिस लेंथ विच इज l cos अल्फा। दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल अल्फा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये l है, तो दिस विल बी l cos अल्फा। तो l में से l cos अल्फा को घटा लें तो मुझे h मिल जाएगा। सो ये होता है माइनस mgh, और दिस इज माइनस mg l माइनस l cos अल्फा। तो इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस cos अल्फा। और वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स कितना होगा? स्यूडो फोर्स इधर को लग रहा है, इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? तो मुझे ये वाला लेंथ लेना होगा, क्योंकि ये फोर्स भी कांस्टेंट है, तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ये लेंथ है l साइन अल्फा। सो दिस इज प्लस ma इंटू l साइन अल्फा। और टेंशन का वर्क कितना होगा? टेंशन ऐसे लग रहा है और ये बॉडी इस पाथ के ऊपर चल रहा है, तो हर मोमेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो टेंशन के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए टेंशन का कोई वर्क नहीं होगा। टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर रेडियली एक्ट कर रहा है, और बॉब ये हमारा टेंजेंशियली मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल हमेशा ही जीरो है, हमेशा ही 90 डिग्री है, इसलिए इसका वर्क जीरो हो जाएगा। सो वर्क डन बाई टेंशन इज जीरो इन दिस केस। इन दोनों का वर्क ऐड करके डेल्टा के होना चाहिए। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू जीरो। अब जो जो कैंसल होता हो वो मैं कैंसल कर देता हूं, m और l कैंसल हो रहा है, तो यहां से आई कैन राइट माइनस g 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस a sin alpha is equal to 0, and therefore इसको उधर ले जाते हैं, a sin alpha is equal to g1 minus cos alpha। तो अब यहां से हम अल्फा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो therefore sin alpha अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, इसको मैंने इधर कर दिया, दिस इज इक्वल टू g बाई a। नाउ दिस साइन अल्फा कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और इसको तुम लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2
तो ये 2 और 2 कट जाएगा, एक साइन अल्फा से कट जाएगा, तो आपको मिलेगा cos अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2, दैट इज tan अल्फा बाई 2, रादर दिस इज cot अल्फा बाई 2। तो मैं अगर इसको उल्टा कर दूं तो इसको भी उल्टा कर सकता हूं, tan अल्फा बाई 2 इज a बाई जी, एंड देयरफॉर अल्फा, यहां से आप अल्फा लिख सकते हैं, कितना लिखा जाएगा, अल्फा बाई 2 इज tan इनवर्स a बाई जी, सो अल्फा इज 2 टाइम्स tan इनवर्स a बाई जी। तो ये वो एंगल होगा, मतलब जहां पे इक्विलिब्रियम आना है उससे डबल एंगल तक ये स्विंग करके जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको कई बार हम आगे यूज करेंगे फिजिक्स में, तो आप इसको याद रखना कि जहां पे इक्विलिब्रियम आता है वहां से उतना ही एंगल ये और ऊपर चला जाता है। आगे जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे तो उसमें ये एक बहुत सिंपल और बहुत कॉमन सिचुएशन होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों तरफ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक जैसा होगा। तो ये एक तरह का ऑसिलेशन होगा जिसमें इसके दोनों तरफ बॉडी इक्वली स्विंग करेगा। सो हियर द एंगल ट्रेवल्ड विल बी ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। तो वही रिजल्ट आपको यहां पर निकल करके आया है।